नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। 7वें चरण का रण, अंतिम लड़ाई, लेकिन अभी भी दिलचस्प वो इसलिए क्योंकि अंतिम रण है, लेकिन इस पर है सबकी निगाहें क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं रणभूमि में। इस बार लखनऊ से 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसकी तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। 13 सीटों पर खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। देवरिया में बूथ संख्या 128 पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग का आरोप देवरिया में कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है, आरोप पत्र दिया है। बीजेपी पर कांग्रेस ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। तो देवरिया में बूथ कैप्चरिंग की खबर है जिसका आरोप कांग्रेस बीजेपी पर मढ़ रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इसकी शिकायत की गई है, लिखित पत्र दिया गया है देवरिया में। तो देवरिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खबर यह है कि बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया जा रहा है। देवरिया के बूथ क्रमांक 128 पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप। शशांक मणि त्रिपाठी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और यहां पर आरोप ये लग रहा है कि बूथ कैप्चर हुआ है। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं घोसी से, हमारे साथ गाजीपुर से सुजीत जुड़े हुए हैं, और देवरिया की खबर तो हम आपको बता ही रहे थे। सबसे पहले हम घोसी चले जाते हैं। घोसी में अब तक कितना मत प्रतिशत सामने आया पोलिंग बूथों पर, क्या देख रहे हैं अभिषेक? घोसी के मत आवाज नहीं आ रही आपकी अभिषेक। मैं लौट रही हूँ आपके पास, शायद नेटवर्क का इशू है। मैं आ रही हूँ आपके पास। सुजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, गाजीपुर सीट जहां से कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत यहीं से आया है, और माना जा रहा है कि गाजीपुर में जो अभी तक मतदान चल रहा है उसके हिसाब से अफजाल अंसारी के लिए कहा जा रहा था कि पलड़ा भारी दिख रहा है, सिंपैथी फैक्टर उनके साथ है। गाजीपुर का मत प्रतिशत बताइए, अभी तक कहां तक पहुंचा है, और अभी क्या कुछ अपडेट पोलिंग बूथों से? जी, गाजीपुर से अभी अब तक 11 बजे तक का पोलिंग रिपोर्ट 27% तक का मतदान हुआ है। और यहाँ माफिया मुख्तार अंसारी के भाई जो अफजाल अंसारी हैं, ये बताया जा रहा था कि नहीं कभी ये गाजीपुर से भारी पड़ेंगे, लेकिन अब मतदाताओं की इतनी जबरदस्त रुझान है, जहाँ तक कि महिलाएं और लड़कियां जो हैं दोनों के मतलब काफी रुझान है। देखने के मिलता है कि अधिकतर भाजपा प्रत्याशी की मत में ये वोट निकला है। और यहाँ माफिया हटाओ और शिक्षा लाओ, इस तरीके को लागू करके और यहाँ लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं। लेकिन ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि मुख्तार अंसारी की मौत का मामला काफी गूंजा है, और ये प्रचारित किया गया कि जहर देकर मारा गया, उसकी वजह से हवा अफजाल अंसारी के पक्ष में बनती हुई दिख रही थी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बता रहे हैं आप। जी, जमीनी हकीकत देखने को यही मिल रहा है कि नहीं, पहले से ये लग रहा था कि नहीं यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यहाँ जो है कि पुलिस पे जाने के लिए इतनी भीषण गर्मी की वजह से परेशानियों का सामना करते थे। लेकिन अब यह देखने को मिल रहा है कि मैं जहाँ जिस समय मौजूद हूँ गाजीपुर में, गाजीपुर मर्द ब्लॉक क्षेत्र के रानीपुर में, देखिए और ये एकत्रित होने के यहाँ आपको काफी और महिलाएं एकत्रित करके और वोट के दौरान जो है कि काफी बूथों पर भी आपने बताया कि अच्छा मतदान प्रतिशत अभी तक देखा जा रहा है, करीब 27% अब तक मतदान हो चुका है। लेकिन 12 बजे तक का जो आंकड़ा आएगा वो भी हम अपने दर्शकों को जल्द ही बताएंगे। ये कहा जा रहा है गाजीपुर को लेकर कि मूलभूत मुद्दे भी रहे जो जिन पर जनता वोट करने पहुंची,
ज्यादातर मुद्दे कौन से जनता को अफेक्ट करे, जिसमें प्रभावित करे, जिसमें मूलभूत सुविधाएं हैं? जनता वहां पर कई जगहों से, क्योंकि बहिष्कार की खबरें आती रही थी, विरोध की खबरें आती रही थी, तो यहाँ मूलभूत सुविधाएं और कौन से मुद्दे, या फिर नेशनल के इश्यूज जो रहे, जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कहे, राहुल गांधी ने अपने भाषणों में कहे, और ये माफिया वाला फैक्टर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया ही अपने मंचों से इस पूर्वांचल की इन सीटों के लिए भी। सुजीत, गाजीपुर में हमेशा विपक्षी लोगों का ही यहाँ दबदबा रहा है। यादव बहुल क्षेत्र होने के कारण जो है कि यहाँ हमेशा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही विजयी घोषित रहे हैं, लेकिन इस बार सारे मतदाताओं ने अपना मन बना लिए हैं कि नहीं, इस बार सरकार आएगी और गंगा बहेगी, क्योंकि पिछले सत्र में 2019 में ये रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी थे, उनके कार्य रुक गए थे। उनको पूरा कराने के लिए जितने भी ग्रुप होकर के और पोलिंग कर रहे हैं ताकि यहाँ गाजीपुर में विकास की गंगा बह सके। ठीक है, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, घोसी में क्या तस्वीर? कम मतदान अभी तक दर्ज किया जा रहा था, मतदान प्रतिशत कितना बड़ा, और पोलिंग बूथों पर क्या कुछ देख रहे हैं आप? पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? देखिए, 11% मतदान जो सुबह का आंकड़ा जारी किया गया था, उस अनुसार 11 बजे तक 11% मतदान हुआ था, लेकिन अब जो मतदान है वो 15% से ऊपर पहुंच गया है। घोसी ओम प्रकाश राजभर के लिए अग्नि परीक्षा वाली सीट है, क्योंकि राजभर और भर वोट बैंक को बीजेपी ने अपने पाले में करने के लिए ओम प्रकाश राजभर से एक बार फिर से सियासी दोस्ती की थी। वही दोस्ती जो 2017 में हुई थी, और 2017 में सुभाषपा और बीजेपी दोनों को लाभ हुआ था, जहां सुभाषपा ने अपनी जीत का खाता खोला था, 4 विधायक जीत कर आए थे। वहीं बीजेपी को भी पूर्वांचल में गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को साधने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। 2024 आते आते फिर से दूरियों के बावजूद ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के सहयोगी बने, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए, पंचायती राज विभाग का भारी भरकम पद दिया गया। ओम प्रकाश राजभर अपने लगातार भाषणों में भी ये कहते नजर आए कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, सरकार में मेरी एक अलग अहमियत है, और कहीं न कहीं वो अपने बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर के लिए अपनी सत्ता की हनक के साथ वोट मांगते हुए नजर आए। अब उनकी बातों पर घोसी के मतदाताओं ने कितना भरोसा किया है, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक जो अनऑफिशियल जानकारी सामने आ रही है, उस हिसाब से 14 से 15% मतदान हुआ है, लेकिन सुबह जो आंकड़ा आया था उस हिसाब से 11% के लगभग मतदान हुआ। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में है, इंडिया ब्लॉक से राजीव राय चुनावी मैदान में है, और बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान चुनावी मैदान में है। तो मुकाबला कांटे का है। बीच में ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर से आगे निकल रही है, क्योंकि राजपूत मतों की नाराजगी की बात सामने आ रही थी, लेकिन फिर तमाम सारे वीडियोज वायरल हुए जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता राजपूत समाज को गाली दे रहे थे। हालांकि वो वीडियो पुराने बताए गए, लेकिन माहौल बदलने का काम किया, और घोसी में जो माहौल है वो बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बलिया लोकसभा क्षेत्र में एक सीट है, वहां की भी वो सीट घोसी लोकसभा क्षेत्र में आती है। वैसे वो सीट रसला की है और बलिया जनपद में आती है, लेकिन रसला की जो सीट है वो सामान्य वर्ग के मतदाताओं और राजभर बिरादरी की बाहुल्य की सीट है, और परसीमन के बाद वो घोसी लोकसभा के अंतर्गत आती है। तो रसला की लोकसभा सीट का घोसी में जुड़ना कहीं ना कहीं ओपी राजभर के लिए फायदे की खबर है। और मोहम्मदाबाद की सीट जो पहले घोसी का हिस्सा हुआ करती थी, जहाँ से मुख्तार अंसारी के परिवार के विधायक हैं, वो सीट अब बलिया लोकसभा सीट में है। तो कहीं ना कहीं आंकड़े और समीकरण इस लिहाज से ओम प्रकाश राजभर मजबूत है, लेकिन मतदाता कितना ओम प्रकाश राजभर के साथ जा रहे हैं, कितनी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, मतदान का जो प्रतिशत है वो बहुत कुछ निर्णायक होने वाला है। क्योंकि इस बार ऐसा भी देखा गया है कि जो बीएसपी के वोटर है, जहां उनको प्रत्याशी ऐसा महसूस हुआ है कि ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं, या इनको वोट देना कहीं ना कहीं मताधिकार का दुरुपयोग करने जैसा है, जिनकी स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, वहां पर वो समाजवादी पार्टी या बीजेपी को बसपा के कोर वोटर वोटिंग करते नजर आए। तो क्या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो एक समान शिक्षा की बात करती है, जो दलित पिछड़ों की बात करती है, क्या दलित मतदाता अरविंद राजभर की ओर वोटिंग करेंगे? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की सियासत दांव पर है, और पूरी तरीके से घोसी का जो पॉलिटिकल करियर उनकी पार्टी का दाव पर है। अगर अपने बेटे की सीट ही ना निकाल पाए तो फिर उनकी पार्टी और उनके खुद के वोट बैंक को कितना बड़ा उनको झटका लगेगा कि उनका वोट बैंक आखिर किधर खसक गया।
और फिर उन तय होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन दलों में शुमार है, उन पार्टियों में गिनी जाती है, या यूं कहें कि वो ऐसी पार्टी है जो जज करती है कि आए हैं, आपको हमने सब कुछ दिया है, अब नतीजे दीजिए। नतीजे नहीं देंगे तो फिर से आपकी कॉपी खोली जाएगी और देखा जाएगा कि क्या कुछ हुआ, उसके हिसाब से फिर मंत्री पद रहेगा, राजभर के पास नहीं रहेगा। ये आगे की पिक्चर है हालांकि, लेकिन यहाँ मेहनत राजभर को न केवल अपने लिए करनी है बल्कि बेटे को जिताने के लिए भी करनी है। और अब आप बता रहे हैं कि दलित फैक्टर, क्योंकि अब बीएसपी सपा के साथ नहीं है, क्योंकि बीएसपी का कोर वोट जो दलित वोट बैंक है वो किस तरफ जा रहा है, आपने कहा कि सपा की तरफ भी शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बीजेपी ये मान के चल रही है और पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा है कि डी फैक्टर दलित फैक्टर बीजेपी के साथ शिफ्ट हुआ है। तो इस सीट पर आप क्या आकलन कर रहे हैं? वाकई दलित फैक्टर दोनों ही जगह बट गया है, या तो फिर गैर जाटव या फिर गैर यादव वोटर्स कहाँ शिफ्ट हुआ है, और उसको लेकर वोट परसेंट पर आकलन क्या देखेंगे? देखिए, एक ताजा उदाहरण है। एक वर्ष पहले घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था और बीएसपी वहां चुनाव नहीं लड़ी थी। तो बीएसपी के चुनाव न लड़ने के बाद 86,000 मत मिले थे दारा सिंह चौहान को, और समाजवादी पार्टी को दारा सिंह चौहान से 50,000 ज्यादा मत मिले थे। और पिछली बार जब 2022 में बीएसपी वहां विधानसभा का चुनाव लड़ी थी तो उसके प्रत्याशी को 47,000 वोट मिले थे। तो उस बार उपचुनाव में बीएसपी के चुनाव न लड़ने के कारण वो 47,000 वोट सपा की ओर शिफ्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी को ही दलित वोट बैंक पर भरोसा है, बीजेपी को भी दलित वोट मिलते हैं। और बीजेपी ने 2019 में ये जो फैक्टर है उसकी काट निकाली थी। यही वजह है कि आप देखेंगे रुहेलखंड की जो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी परिवार का गढ़ मानी जाती थी, बदायूं, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसा नहीं है कि केवल दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी में जा रहा है बीएसपी के कमजोर होने के नाते, या वो पूरा का पूरा बीजेपी में जा रहा है। लेकिन बीएसपी से बालकृष्ण चौहान जो उम्मीदवार हैं उनके साथ चौहान और दलित फैक्टर दोनों ही जुड़ रहा है। बीएसपी की वजह से दलित और वो खुद चौहान वोटों पर भी पकड़ रखते हैं, पहले सांसद भी रहे बीएसपी से, तो वो अभी कितना वोट काटने का काम करेंगे घोसी में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो यहाँ पे भी लड़ाई अच्छी खासी देखी जा रही है। गाजीपुर दोबारा लिए चलती हूँ आपको, गाजीपुर से हमारे सहयोगी सुजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुजीत, जातिगत समीकरणों पर नजर डालें तो खासतौर पर जो दल है इनकी अग्नि परीक्षा है ही, निषाद की, अनुप्रिया पटेल की और उसके बाद राजभर की, ये, और उसके इतर हम फ्रंट में देखें तो अखिलेश यादव पीडीए फैक्टर के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके साथ बाकी मुद्दे अपनी जगह पर हैं। लेकिन जातीय समीकरण इस सीट पर क्या बताता है और किसका पलड़ा जातीय समीकरण के हिसाब से फिट बैठा है? गाजीपुर में जातीय जी, समीकरण सुजीत। के दौरान बैठिए समाजवादी से यादव ज्यादा है और यादव बाहुल क्षेत्र में, जैसे मैं लगभग गाजीपुर में लाख वोट है, आपकी आवाज धीरे आ रही है। हाँ, गाजीपुर में 20 लाख लगभग वोटरों की संख्या है, जिसमें 20,74,300 कुछ वोट जो है कि पोलिंग कराया जाता है। उस दौरान जो है कि यादव बाहुल क्षेत्र होने के कारण यादवों की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ साइकिल पे ज्यादा मतलब वोटिंग पोलिंग होता है। बट ये है कि इस समय मुख्तार अंसारी और के मुद्दे को लेकर के अफजाल अंसारी जो चुनाव लड़ रहे हैं, अफजाल अंसारी पिछले बार बीएसपी के प्रत्याशी रहे, लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके कारण जो है कि बीएसपी के जितने भी वोटर हैं ये बसपा को पोलिंग करेंगे, बाकी समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो पोल करेंगे वोट। तो इसलिए यहाँ यादव बाहुल क्षेत्र होने के कारण वोट परसेंट अपने दर्शकों को बता दें। अपडेटेड वोट परसेंट आ गए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वोट परसेंट सामने आ गया है और आपको बता दें इस वक्त जो मत प्रतिशत है 13 सीटों पर 7वें चरण का, वो अभी ओवरऑल पहुंच गया है गाजीपुर में 11 बजे तक का 27%, 27.49, 27.5 मिल सकते हैं। रॉबर्ट्सगंज में 28.01 और देवरिया में भी ये मत प्रतिशत बढ़ा है। तमाम जगहों से जो अपडेटेड मत प्रतिशत सामने आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर में 29 गया है, मिर्जापुर शुरू से ही बढ़ रहा है। यहाँ वाराणसी में 26% गया है, यहाँ पर थोड़ी सी स्लो स्पीड दिख रही है, जबकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है गोरखपुर 11 बजे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्मभूमि गोरक्ष क्षेत्र, गोरक्षपीठ
28% के आसपास मतदान यहाँ पर भी देखा जा रहा है। घोसी में हम देखें तो 27% सामने आया है मत प्रतिशत, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा क्योंकि अभी टाइम बहुत है और अभी इतना भी ज़्यादा कोई टेम्परेचर नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि इतनी गर्मी, भीषण गर्मी में भी वोटर निकल रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी इतनी भी भीषण गर्मी नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कल बहुत तेज़ जब गर्मी थी तो आंधी वगैरह चली, थोड़ा दिन ठीक हुआ और अभी भी सुबह से तापमान ठीक है। सोनभद्र से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबर्ट्सगंज के अंतर्गत आता है सोनभद्र विधानसभा, और हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबर्ट्सगंज के बारे में क्या बताएंगे? रॉबर्ट्सगंज के मैडम बारे में यही है कि यहाँ 36 का आंकड़ा सपा और भाजपा के बीच में है। जहाँ तक विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दे में यहाँ सबसे अहम मुद्दा स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य के मामले में चाहे सरकार सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे भाजपा की हो, स्वास्थ्य के मामले में सबसे पिछड़ा ये है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए या कुछ ऐसा स्थिति हो तो सीधे वाराणसी वहां जाना पड़ेगा, नहीं तो एमपी सिंगरौली क्षेत्र नेहरू जाना पड़ता है। रिंकी सिंह कोल और छोटेलाल करवार सांसद जो पूर्व रहे पकौड़ीलाल, उनकी बहू है रिंकी सिंह कोल, अपना दल से प्रत्याशी हैं। क्या यहाँ पर अपना दल अपना माहौल बना पा रही है? वोटिंग परसेंट पर क्या दिख रहा है? जनता के बीच क्या माहौल बन रहा है? चुनावी चिन्ह पर वोट कर रहे हैं, सजातीय पार्टी पर वोट कर रहे हैं लोग, क्या माहौल बना इतने दिनों में, क्या देखा आपने? यहाँ तक ये माहौल यहाँ तक माहौल है मैडम कि रिंकी कोल से पकौड़ीलाल कोल की वजह से कुछ नाराजगी दिख रही है। यहाँ पे जो श्रवण जातियों को पकौड़ीलाल कोल जी ने जो गाली दे दिया था, श्रवण को गाली देने की वजह से रिंकी कोल से कुछ नाराजगी है। को आप बता रहे हैं रिंकी कोल से नाराजगी को जी श्रवण वोटर्स को गाली पकौड़ीलाल कोल के, हालांकि उन्होंने क्षमा मांग लिया था। क्षमा मांगने के बाद मगर उन लोग के मन में ये भेद अभी तक जमा हुआ है कि ये श्रवण को गाली दिए थे। हालांकि रिंकी कोल भी इसके लिए चीज क्षमा प्रार्थी मांगी है और पकौड़ीलाल कोल भी क्षमा मांगे थे कि ऐसा कुछ नहीं, मगर श्रवण भी ने ये मुद्दा अहम बना। मगर वोटर्स जो है पार्टी वोट के जनता मुद्दा है, जनता का यहाँ विकास, जो उनको विकास चाहिए। छोटेलाल करवार की मैं बात करूं तो इनके लिए क्या स्थिति बनते हुए देख रहे हैं? क्या मजबूती से लड़ रही है यहाँ पर विपक्षी पार्टी? जी चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है। बाकी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक और सवाल उनसे मैं कर लेती हूँ। घोसी से हमारे साथ अभिषेक जगातार बने हुए हैं। अभिषेक, जाहिर है कि तमाम मुद्दे जिनको लेकर पूर्वांचल में काफ़ी हवा रही, उनमें एंड मोमेंट पर आते आते मुस्लिम आरक्षण मुद्दा उठाया गया, फिर आते आते यहाँ पर हमने देखा कि राम विरोधी और राम भक्त के बीच ये चुनाव को लेकर आने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में कई सारे मुद्दे जिसमें खटाखट फटाफट, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दिखाई दिया कि मेडिटेशन करते हुए बताए जा रहे हैं। इन सब मुद्दों का वहाँ की जनता पर फर्क है या जनता के अलग ही चॉइस है, सेलेक्टेड मुद्दे हैं? क्योंकि वहाँ पूर्वांचल की ऐसी सीटें हैं और ये जो चरण है खासतौर पर 57 सीटों का देश में, यहाँ इनके लिए कहा जा रहा है इन सीटों के लिए पाना है, बीजेपी के पास पाने के लिए ऑप्शन है, खोने की जगह नहीं है। तो जनता में जो माहौल बन रहा है उन्हें उसे जानने की आवश्यकता होगी। अब देखिए, माहौल बिल्कुल साफ है। या तो मतदाता इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं या तो वो एनडीए को वोट दे रहे हैं। अगर वो एनडीए को वोट दे रहे हैं, बीजेपी और बीजेपी के समर्थित दलों को वोट दे रहे हैं, तो मोदी योगी की वजह से वोट दे रहे हैं, मोदी योगी के द्वारा किए गए कामों की वजह से वोट दे रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की जो विकास की योजनाएं जन जन तक पहुंची है, उस आधार पर वोटिंग कर रहे हैं। और अगर वो इंडिया गठबंधन पर वोटिंग कर रहे हैं तो सरकार की नाकामियों की वजह से वोटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव इतने बड़े मास लीडर बनकर उभरे हो कि जनता उन्हें मतदान करे और उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट देखे। अगर कहीं पर भी विरोधी दलों को वोटिंग हो रही है तो वो सत्ता पक्ष के कार्यों की नाराजगी की वजह से हो रही है, और जहां सत्ता पक्ष को वोटिंग हो रही है वो सत्ता पक्ष के कार्यों की वजह से हो रही है, यानी उनके कामों से संतुष्ट होकर होती है। 10 साल केंद्र सरकार को हो गए, 7-7.5 साल प्रदेश सरकार को हो गए। जाहिर है विकास हुआ है और विकास के साथ साथ तमाम मुद्दों पर सरकार नाकाम भी रही है। तो जो विपक्षी वोटर है वो नाकामियों पर वोटिंग कर रहे हैं और जो सत्ता पक्ष के समर्थक वोटर है वो सरकार की कामयाबियों पर, यानी मोदी योगी के काम पर वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए पूर्वांचल की, तो बीजेपी की स्थिति पिछली बार यहाँ ठीक नहीं थी।
बीजेपी को गाजीपुर में हार का सामना करना पड़ा था, बीजेपी घोसी में चुनाव हार गई थी। तो इस बार जो समीकरण है वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं। इस बार पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वोटिंग हो रही है, वह दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव फैक्टर काफी महत्वपूर्ण होता है उत्तर प्रदेश में। इस चरण का आप समझाइए। और क्योंकि रॉबर्ट्सगंज और तमाम जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं वहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया था, जहां पर यादव फैक्टर को साधने की कवायद थी। और उसके बाद हमने देखा कि रोड शो और रैली सभाओं के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी अलग अलग राज्यों में जाकर सभाएं की हैं। और काशी के विकास का मुद्दा पूर्वांचल की इन 13 सीटों पर कितना हावी दिखाई दे रहा है? 2 प्रश्न मेरे आपसे। देखिए, पूर्वांचल हमेशा से ही माफिया राज और गुंडा राज से त्रस्त रहा है। चंदौली की बात हो, गाजीपुर की बात हो, सलेमपुर की बात हो, बलिया की बात हो, वाराणसी की बात हो, या घोसी की बात हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, या फिर अन्य लोकसभा की कुल 13 सीटें, यहाँ पर पूर्वांचल हमेशा हॉट जोन माना जाता था, माफिया राज की वजह से, गुंडा राज की वजह से। लेकिन सरकार जब बीजेपी की बनी तो काफी हद तक, या यूं कहें कि 90% अपराध पर भी नियंत्रण किया गया और माफियाओं के खिलाफ कमर तोड़ कार्रवाई की गई। आम मतदाता यही चाहता है कि घर से जब वो सुबह 500 रुपया लेकर निकले तो अपने जरूरतमर्रे के सामान को खरीदे और बची हुई रकम और अपने सामान को लेकर सुरक्षित घर पहुंचे, जो पूर्ववर्ती सरकारों में होना कठिन था, क्योंकि माफिया राज इतना चरम पर था। अपराधी सत्ता चलाते थे और अपराधी पूरा प्रदेश और अपराधी पूरे प्रदेश के सिंडिकेट को चलाते थे और अपराधी अपने जनपद की तमाम व्यवस्थाओं पर नियंत्रण उनका रहता था। वो थानों में हावी थे, वो तहसील में हावी थे और राजस्व के कामों में हावी थे। लेकिन बीजेपी सरकार बनते ही खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से कुर्सी संभाली, अपराधी माफियाओं पर कार्रवाई हुई है और पूर्वांचल में माफिया हटाओ विकास लाओ इस बार चुनाव में सबसे बड़ा नारा साबित हो रहा है। बिल्कुल, तो आप साफ बता रहे हैं कि माफिया फैक्टर है जो इस बार काफी ज्यादा है, क्योंकि बिन मुख्तार या बिन माफिया बेखौफ जनता इस बार वोट कर रही है। और ये माने ना माने, पहले अब तक कई बार ऐसा हुआ कि बड़े चेहरे के सामने भी मुख्तार ने जब चुनाव लड़ा तो उसको मुख्तार को वोट पड़े, लेकिन वो ये भी एक फैक्टर था कि क्या खौफ में लोगों ने वोट दिए। तो इस बार बेखौफ है जनता और माफिया फैक्टर पूर्वांचल की इन सीटों पर काफी ज्यादा हावी है। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि पहला चुनाव होगा जब बिन बंदूकें लहराए खुली जीप में। और कई बार ये भी तस्वीरें बयां करते हैं वहाँ के लोग कि पुलिस पीछे और मूंछों को ताव देते हुए AK-47 लहराते हुए यहाँ की तस्वीरें देखी जाती थी। अब वो खौफ नहीं है, अब जनता बेखौफ चुनाव में भागीदारी दर्ज करा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। देश में 7 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ ही 57 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। और ये 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चरण था जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 2019 में 300 पार का नारा पूरा करने में कामयाब हुई थी। तो ये चरण बहुत कुछ पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास, इसलिए पूर्वांचल की तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया। अब देखना होगा 4 जुलाई को नतीजे क्या कहते हैं, 4 जून को नतीजे क्या कहते हैं। लेकिन लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं, हर सीट पर नजर बनी हुई है, वोट परसेंट भी हर घंटे आपको बता रहे हैं। फिलहाल रुक रही है छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।